तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना आगे के पार्ट से, दैट इज द एग्जाम्पल पार्ट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल पार्ट से एक बार ना अपन जो पिछले सेशन में पढ़ा था लास्ट इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वो एक और बार देख लेते हैं झलक एक। और साथ ही साथ आज जो अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सी मैंने बोला है तुमको कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा ट्रिकी टाइप्स होता है, थोड़ा लेंदी भी होता है, बट मैंने क्वेश्चन और मैंने जो मेथड यूज की है वो शॉर्ट है, ठीक है, उससे तुमको दिक्कत नहीं जाएगी। बट प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स को ग्राफिकल अप्रोच समझ में नहीं आता है। तो मैं आज तुमको प्रॉपरली एक और बार ग्राफिकल अप्रोच बता देता हूं इसका, क्योंकि बिना ग्राफिकली तुम ये चैप्टर को कर नहीं सकते हो। कौन सा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक भी एग्जाम्पल को ग्राफ समझना और ग्राफ को याद रखना बहुत जरूरी है तुमको, ठीक है। ये पहली बात है जो मैं तुमको अभी बताने वाला हूं, और फिर अपन एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार आ जाओ यहाँ पे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए होता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल कैसे फॉर्म में होते हैं? मैंने बोला था कंटिन्यूअस वेरिएबल ये ऐसे फॉर्म में होते हैं, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, ये सब आ गए। अगर मैं तुमको बोलूं इसको मेरे को दूसरे फॉर्म में लिखना है ये सबको, तो मेरा दूसरा फॉर्म कैसा होता है लिखने का पता है क्या? 0 लेस देन इक्वल टू ए, मैंने कैपिटल एक्स लिया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। मतलब x की रेंज क्या होगी? 0 से लेके 10 इंक्लूडिंग 0 एंड 10। अनदर फॉर्म ऑफ दिस, इसको मैं लिखूंगा 10 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 20, ऐसे चलते जाएगा मेरा 40 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 50। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब अपने को पढ़ना है, यहाँ पे जब अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते आ रहे हैं, तब अपन बोल रहे हैं कि भाई ये कंटिन्यूअस वेरिएबल के ऊपर रहता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रहता है। तो मतलब बोलने का क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने में मदद करता है। क्या निकालने में मदद करता है? प्रोबेबिलिटी निकालने में। मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ये रीजन के अंदर, या प्रोबेबिलिटी ये रीजन के अंदर, या प्रोबेबिलिटी ये रीजन के अंदर। मतलब अपने को वो कहेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो 0 से लेके 10 के बीच में कितने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालो 10 से लेके 20 के बीच में कितने हैं, तब आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम। पिक्चर क्लियर हुआ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब आता है? कल मैंने सिर्फ बोला था तुमको, कल मैंने सिर्फ यहां तक के बताया था तुमको, आज ये पिक्चर बता रहा हूं मैं तुमको, ताकि आज अपन एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे तो तुमको समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना वो लोग अपने को एक इंटरवल का प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कि ये इंटरवल में कितनी प्रोबेबिलिटी थी भाई, या ये इंटरवल में कितनी प्रोबेबिलिटी थी, इस वाले में बताओ, या इस वाले में बताओ, या इस वाले में। सब नहीं पूछेंगे, पर पूछेंगे। तो मतलब अपने को कोई एक इंटरवल के बीच में का प्रोबेबिलिटी निकालना है, कोई एक इंटरवल के बीच में का प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसका मतलब ये एक मिनट, हम कोई एक इंटरवल के बीच में का प्रोबेबिलिटी निकालना, मतलब फॉर एग्जांपल पकड़ो ये 0 है और ये है 10। अपने को ये एरिया में, इतने एरिया में, यहां से लेके मैं इतना ले लेता हूं फिलहाल, चलो ठीक है, इतने एरिया में अपने को क्या निकालने का है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो भाई ये प्रोबेबिलिटी निकलेगा कैसे इतने एरिया में? तो फिर आता है तब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और उससे अपने को मिलता है कर्व। उससे अपने को ये ऐसा कर्व मिल जाएगा। फिर क्या करना होता है अपने को? अपन ये ऐसी लाइन खींच लेते हैं जो कि अपने को क्या रिप्रेजेंट करता है? म्यू, x इक्वल टू म्यू। और मैंने बोला था कि यहां पे z इक्वल टू 0 होता है। अब उन्होंने बोला भाई प्रोबेबिलिटी निकालो ये रीजन की, 0 से लेके 10 की। तुम निकाल लोगे। तुम्हारा 0 कौन सा है फिलहाल? ये रहा 0 तुम्हारा। तो तुमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली इतने रीजन की। ये 10 यहां पर आ रहा है ना, तो इधर तक ये यहां पे 10 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी निकाली तुमने इतने रीजन की। अगर तुमको बोला प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 10 निकालो, तो ये यहां की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। प्रोबेबिलिटी लेस देन 10 की निकालो, तो ये इतने वाली रीजन की निकालोगे, 0 से लेस। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम। जब प्रोबेबिलिटी का सवाल ऐसा हो जाता है इंटरवल के फॉर्म में, जब प्रोबेबिलिटी का सवाल ही इंटरवल के फॉर्म में हो जाता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में तुमने क्या देखा था? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में तुमने सिर्फ एक ही पार्ट देखा था, वो देखा था P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2,
या P ऑफ x इक्वल टू 2, R भी लेते थे हम यहाँ पे, वन एंड द सेम थिंग था, सिर्फ इतनी बात देखी थी। लेकिन अब किस्सा कैसा हो रहा है, सवाल कैसा आ रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे तुम, ये सिखाता है अपने को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूजिंग द ग्राफ एंड द एरिया बीनीथ द कर्व, एंड द एरिया बीनीथ द कर्व मतलब एरिया अंडर द कर्व, इसके नीचे का जो एरिया है ये एरिया पूरा, इसके भरोसे पे अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्यों, क्या बोला था मैंने, ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा अपना, ये जो एरिया है इसके अंडर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो अपने को एरिया निकालना है और एरिया निकाल के अपन प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। आई बात समझ में, हाँ बोलो फटाफट, कंफ्यूजन में मत रहो, ठीक है। चलो ये मिट गया सर, पूरा तुम्हारे आंखों के सामने से मिट गया अभी ये। अब अपने को दूसरा पार्ट एक समझना है जो कल पढ़ा था अपन ने, सिमेट्रिक का। क्या सर सिमेट्रिक का क्या, कि भाई अगर मैं बोलता हूं कि ये ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है उसका तुमको आगे काम पता चलेगा जब अपन एग्जांपल सीखेंगे। फिलहाल तो आ जाओ सिमेट्रिक के यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे। सिमेट्रिक इसका मतलब क्या, कि यदि अगर मेरे को एग्जाम्पल में, यदि मेरे को अगर एग्जाम्पल में वो लोग बोलते हैं, फिलहाल तो मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है। यदि अगर वो लोग मेरे को एग्जाम्पल में बोलते हैं कि एरिया जेड के म्यू का इधर का इतना एरिया गिवन है अपने को, एग्जाम्पल में अपने को म्यू का इतना एरिया गिवन है और अपने को एग्जाम्पल में पूछा गया है इतने का एरिया निकालो, इतने का एरिया निकालो। मैंने तुमको कल क्या बोला था, जितना ये एरिया है उतना ही ये एरिया रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है वो, क्योंकि सिमेट्रिक है वो। जितना ही ये एरिया है उतना ही ये एरिया रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है वो। तो अगर मेरे को यदि वो एग्जांपल में पूछते हैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मच एरिया, इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालो, इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालो, और तुमको प्रोबेबिलिटी इसकी गिवन है, समझो 0.301 तुमको गिवन है, ये एरिया की प्रोबेबिलिटी, एरिया गिवन है, एरिया गिवन है मतलब इतने रीजन में इतनी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल होगी, कोई भी चीज की इतने रीजन में वो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम सिमेट्रिक का पॉइंट उठाओगे, बोलोगे कि ड्यू टू सिमेट्रिक, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक ये एरिया भी हो जाएगा 0.301, मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट की यहां पे होने की थी उतनी प्रोबेबिलिटी उसकी यहां पे भी होने की है, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक होने के वजह से अपना काम भी आसान हो जाता है और अपने को आसानी भी जाती है कैलकुलेशन करने में, ठीक है ना। बात को सुनो अच्छे से, भले अभी समझ में ना आए क्योंकि पिक्चर अच्छे से दिखेगा नहीं, पर जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब ये सब बोलूंगा मैं और वो सब डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा मैं, डायग्राम के द्वारा सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। एक और पॉइंट अभी मैं मिटा देता हूं, एक और पॉइंट मेरे को बोलना है। क्या सर, कि मैंने एक बात बताया था तुमको कि एरिया अंडर द कर्व, ओफो यार ये कल से बड़ा ही स्लो हो गया है, और क्या मालूम बड़ा ही अजीब हरकतें कर रहा है। मैंने तुमको कल बोला था कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया पूरे कर्व के अंदर जितना भी रहेगा, इट इज इक्वल टू 1, कितने के बराबर रहते हैं, 1 के बराबर। तो सर आपने ये भी बोला था कि म्यू के लेफ्ट हैंड साइड में 0.5 होता है और म्यू के राइट हैंड साइड में पूरा 0.5 होता है, ठीक है ना। मतलब अगर यदि मेरे को कैलकुलेशन करना है सिर्फ इतने रीजन का, कितने रीजन का, इतने रीजन का, ठीक है, और मेरे को मालूम है इसके बाद के रीजन का आंसर है कुछ तो भी, इसके बाद के रीजन का आंसर है कुछ तो भी 0.20, इसके बाद के रीजन का जो आंसर है ये देखो, ये ब्लू में जो है ना इसका म्यू ऑफ 2 माइनस सिग्मा, इसके बाद का जो है ये वाला एरिया, इसका मेरे को एरिया मालूम है 0.20 और मेरे को फाइंड आउट करना है एरिया इसका, पूरे इसका एरिया कितना है 0.5 और इतने से इसका रीजन कितना है 0.2। मैं अगर 0.5 को 0.2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को ये 0.3 मिल जाएगा, इतना रीजन। आई बात समझ में?
है ना सिंपल। समझ में आ रहा है क्या करने का अपने को? प्रोबेबिलिटी निकालना है कुछ रीजन्स की, कुछ एरिया की, कुछ हिस्सों की। ये जो है ना ये होगा कुछ लेस देन इक्वल टू अपना 0 से छोटा, इस तरफ जो भी है वो 0 से लेस रहेंगे और इस तरफ जो भी है वो 0 से ग्रेटर रहेंगे, 0 से ग्रेटर रहेंगे। क्यों? ये देखो प्लस और ये देखो माइनस। ये होने दो खिचड़ी यहां पे पूरी, पर जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है? आई बात समझ में? तो सर ये जो परसेंटेज वो सब लिखा था वो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल में यूज करने के लिए काम में आता है, नॉट ऑलवेज, ठीक है? जैसे ये वाला पार्ट यूज करने में आएगा अपने को आज अपने एग्जांपल में, आज अपन ये वाला भी यूज करेंगे अपने एग्जांपल में, अपन ये वाला भी यूज करेंगे अपने एग्जांपल में, ये वाला भी यूज करेंगे अपन अपने एग्जांपल में, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टीज के बिना ये चैप्टर नहीं होगा तुम्हारा। कौन सा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ो, समझो, याद कर लो, भूलना नहीं। डायग्राम भूलना नहीं, ये पार्ट भूलना नहीं, ये ऐसा म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, और जितना यहां पे प्लस हुआ है उतना ही यहां पे माइनस भी हो रहा है, सिमेट्रिसिटी की वजह से। सिमेट्रिसिटी की वजह से जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है, जितना एरिया इन दोनों का है, ये दोनों का, उतना ही एरिया ये दोनों का भी है। आया बात समझ में? जितना एरिया ये दोनों का है, ये ऐसा पूरा राउंड रेड में, उतना ही एरिया ये दोनों का भी है, ये राउंड पूरा। आया बात समझ में? ओके, पक्का। ये अपन ने कल पढ़ा था। इतना बेल शेप्ड होता है, मोड उसका पीक पे होता है, मीडियन भी होता है तो मीन भी होता है, और पूरा एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। तो जो मीन से राइट हैंड साइड में होगा वो 0.5 होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो 0.5 होगा। यहां पे असिम्पटोट रहता है, असिम्पटोट। यहां पे वो, क्योंकि वो नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, यहां पे वो कॉन्केव रहेगा और इसके बाद में वो कॉन्वेक्स होगा। यहां पे माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है वो, यहां पे प्लस इंफिनिटी की तरफ जाता है वो। नेवर एंडिंग कर्व है, ये हमेशा चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। और ये असिम्पोर्टेट रहता है क्योंकि इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। चलो, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या था सर? एक बार फॉर्मूला याद दिला दो। हमने तो फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा नहीं, सिर्फ देखा था। ठीक है, बता देता हूं। थोड़े पेन का सब में बोल्ड कर लेता हूं सर। ठीक है, फॉर्मूला जो था अपना, दैट वाज z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सर इससे क्या होगा? इससे ना बच्चों, मैं बताता हूं तुमको क्या होगा। अब अपना एग्जाम्पल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना? ये देखो, ये था, ब्लैक कर लेता हूं मैं, ठीक है? अब लाल में ले लेता हूं। ये मेरा बेल शेप्ड कर्व है, ठीक है? ये मेरा सेंटर आ गया z इक्वल टू 0। तो ये मेरा आएगा z इक्वल टू मतलब म्यू प्लस सिग्मा x इक्वल टू, ठीक है? ये रहेगा म्यू प्लस 2 सिग्मा एंड सो ऑन। पर ये जो वैल्यू आएगी ना, ये z इक्वल टू 1 रह सकती है, ये z इक्वल टू 2 रहेगी, ये जो आएगी ये z इक्वल टू 3 आएगी, ये 4। उसी हिसाब से ये जो आएगा ये -1 होगा, ये जो आएगा ये -2 होगा, ये जो आएगा ये -3 होगा, z इक्वल टू। आई बात समझ में? तो सर हम इससे, ये फॉर्मूला से ये z का रीजन निकालेंगे कि z 0 के इस तरफ है या इस तरफ है। हाँ, और उससे क्या होगा? उससे अपने को रीजन पता चलेगा कि कौन से रीजन का अपने को आंसर निकालना है, और फिर बाद में अपन आंसर निकालेंगे, ठीक है ना? तो सर अपने को पता कैसे चलेगा एरिया कितना है? ये पता चलता है अपने को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से, जो कि तुम्हारे मॉड्यूल में अवेलेबल है, जो कि तुम्हारे मॉड्यूल के एकदम लास्ट में अपेंडिक्स में अवेलेबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, ठीक है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल तुम्हारे अपेंडिक्स में मॉड्यूल के अवेलेबल है, वो तुम रेफर कर सकते हो, ठीक है? ये जो z की एरिया है, जैसे अपने को z पता चल गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने को z पता चला 0 to 2 है, मतलब 0 to 2 है, इसका मतलब क्या? कहां से कहां तक? ये यहां से लेके यहां तक, ये एरिया अपने को पता चल गया। तो अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाके इसकी एरिया देख लेते। इसका एरिया का आंसर है 4772 समथिंग, मतलब इतना एरिया 4772 है। और अपने को अब सवाल पूछा जाएगा, इधर का एरिया निकालो, या सिर्फ इतना एरिया निकालो, या इस तरफ का एरिया निकालो।
अपन अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करेंगे। आई बात समझ में? सुना तुमने क्या बोला मैंने? सुन लो, समझ में आएगा जैसे जैसे सॉल्व करोगे। ये फॉर्मूला से मैंने तुमको कहा था डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इसके बाद भी कुछ करना होता है। क्या करना होता है? एरिया निकालना होता है, पता करना होता है कि कौन से रीजन में फॉल कर रहा है अपन, और वो रीजन का एरिया पता करना होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से या बायोमेट्रिक का टेबल से। बायोमेट्रिक का टेबल भी होता है, उसके द्वारा भी पता चलता है, ठीक है ना। पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बोलेंगे उसको, ठीक है। उससे अपने को वैल्यू पता चलेगी, इससे अपने को वैल्यू पता चलेगी, और वो वैल्यू का इस्तेमाल करके अपन आंसर निकालेंगे, और वो वैल्यू का इस्तेमाल करके अपन आंसर निकालेंगे। आई बात समझ में? मैं तुमको एक बार लगे तो ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बता देता हूँ। 1 मिनट, मेरे को बस 1 मिनट दो। हाँ तो देखो ये आ गया अपेंडाइसिस, तुम्हारा अपेंडिक्स। इसमें सब तुम्हारे टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी भी सब है। खैर ठीक है, अपने को इस पे नहीं जाने का है। अपन आ जाते कहाँ है? हाँ लॉगरिथम आ गया ना, अभी तो आगे आएगा, आ गया आने में बस ये रहा। चलो देखो, इसको मैं घुमा लेता हूं ताकि तुमको भी अच्छे से दिखे। वाह, उसे कहना क्या बात है, गजब का है ये तो। अब हम कैसे पढ़े इसे? अभी तुम देख सकते हो तो 1 मिनट दे दो तो आ जाओ, जम गया। ये है तुम्हारा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मीन एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड। ये यहाँ पे देखो, ये थोड़ा ब्लर दिखेगा क्योंकि उनका ही क्लियर नहीं आया है, बट ये यहाँ पे ये ऐसा कर्व आ गया है यहाँ पे। इसके बाद का रीजन सब पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव का ही बता रहे हो लोग, ठीक है। तो देखो z इक्वल टू 0 पे 0 है, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल। z इक्वल टू 0.1 पे 0.1 मतलब ये यहाँ पे आएगा किधर तो भी, उसके ठीक बाजू में 1 पे आएगा 3413, और 2 पे देखो 4772 जो मैंने यहाँ पे लिखा था किधर तो भी, हाँ ये रहा 4772। आया बात समझ में? तो ये वो टेबल है जिसके द्वारा तुम अपना आंसर निकाल सकते हो। क्या सर इंस्टीट्यूट ये टेबल देती है एग्जाम में? नहीं, पर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ये ऐसा दे देगी तुमको एग्जाम्पल में। सर अगर गिवन नहीं रहा तो कुछ कुछ अपन याद कर लेंगे, कुछ कुछ अपन याद नहीं करेंगे। जैसे क्या? जैसे कि हम Z0 to 1 का याद कर लेंगे, Z0 to 2 का याद कर लेंगे, वो आसान है, उसके ऊपर पूछा जाता है तो वो दे देंगे। और अगर डेसिमल में आ गया 0.1 to 0.8 वो फिर वो देंगे, जैसे उन्होंने यहाँ पे ये प्रश्न में दिया है। कौन सा प्रश्न है वो? कुठे गेला रे बाबा तू? हे पाय नाही, इकडं नाही, हे बाय, हे बघा प्रश्न कोणता आहे? 10वा। याच्यात जर तुम्ही बघसाल तर तुम्हाला माहिती पडेल इकडे 0 to 0.2 ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, तसंच आपल्याला 0 to 0.60 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे। तर डेसिमल जेव्हा आपल्याला ते देतील त्यावेळेस ते आपल्याला व्हॅल्यू देतील। अदरवाइज यू can do well enough with this integer part as well, and which part it is 0 to 1 or 0 to 2 also, or sometimes 0 to 3 also, but we won't go up to 0 to 3 or 0 to 4 because they won't be giving you such big problems, rather they will be giving you in such way or in form of decimals। see decimal वाला part तो है वो बहुत frequently पूछते हैं वो लोग, क्योंकि वहां पे फिर वो लोग आंसर ऑप्शन में दे देते तुमको वो रेंज, and then it is easy for them and you also to calculate and to solve and for them also। anyways अपन 0 to 1 का देख लेते हैं। देखो 0 to 1, 0 पे 0 से लेके 0 to 1 पे का अगर तुम देखोगे तो ये पूरा इतना पार्ट का आंसर आता है तुम्हारा 0.3413। ये याद रखना है, मतलब ये क्या हो गया? Z 0 to 1 तक के का हो गया ये, और उसी हिसाब से ये हो गया Z 0 to, ये Z यहीं पे लिखा है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, Z 0 to 2 तक के का, ऊपर से पूरा नीचे। (4772) अगर सर Z 2.02 रहा तो देखो Z 2.0 पे यहां पे था, लेकिन 02 है तो ये वाले रो में देखो ये 2.12 है तो
ये वाली रो में, ये रहा 2.25 है तो ये रहा, ये ऐसे वो टेबल को रीड किया जाता है। समझे क्या बात को? ये टेबल गिवन नहीं होता है, टेबल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करती है। किया भी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो क्या सर, ये एक दो लर्न कर लेंगे, एक दो लर्न कर लेंगे। और डेसिमल वाले जो है जैसे 0.1 तो लेके 0.6 तक का, ये 2257, देखो तुमको एक क्वेश्चन में गिवन होगा 2257, ये देखो दिख रहा है Z0 से लेके 0 to 6, ये एक मिटा देता हूं मैं सब, अब दिखेगा तुमको क्लियर, हाईलाइट कर देता हूं मैं। ओह लाइट चले गई थी, आ गई, दिख गया, आई बात समझ में? ओके, तो मतलब ये जो एरिया रहेगा इतना, जैसे इन्होंने ब्लैक किया है, इतना एरिया अपने को गिवन है यहां पे, अब उसका इस्तेमाल करके अपने को आंसर निकालना है। सर कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है वो बताओ सर। अब हमको, हम समझ गए सर आपको क्या बोलना है, अच्छे से समझ गए, नहीं समझोगे तो यार एक बार प्लीज वीडियो को वापस देख लो स्टार्टिंग से, ये थोड़ा लूज कनेक्शन हो गया, हाँ एक बार फिर देख लो वीडियो को अच्छे से और प्लीज आगे बढ़ो। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं अपन ने, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं पकड़ा है, कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि जान दो ये नहीं करेंगे या ऐसा छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल्स भी अच्छे खासे 13-14 एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तुम्हारे पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए तुम्हारी उसमें, ठीक है। तो अपन अभी मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स पे मूव ऑन करते हैं। हाँ तो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज द कोएफिशिएंट वेरिएशन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट वेरिएशन ऑफ एक्स कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सर पहले तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला याद दिला दो। हाउ नालायको, फॉर्मूला याद दिलाना है तुमको हर एक चीज का, तुमको कुछ याद रखना है नहीं, सब हमने ही करना है। गनीमत इंस्टीट्यूट ने ये ऑप्शन नहीं रखा है कि टीचर्स कैन गिव द स्टूडेंट्स एग्जाम ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है तुमको गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन, I'll rather write down in the short form, सिग्मा ओवर म्यू इंटू 100। अरे भाई काई के लिए काम में आता था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, काई के लिए काम में आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, पता है तुमको, ठीक है, ये 6 नहीं है, सिग्मा है, ठीक है ना। तो भाई देखो बताओ, चलो ये डेंसिटी प्रोबेबिलिटी फंक्शन तुमको गिवन है, क्या है, मैं यहां पे एक बार लिख लूं, हाँ सर लिख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है गिवन, क्या है अपने को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 4√2 पाई e टू द पावर माइनस x माइनस 10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32। मेरे को बताओ ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, तुमको इसमें सिग्मा पता है क्या, नहीं, इसमें म्यू पता है क्या, नहीं, तो अपना टास्क क्या है, म्यू और सिग्मा निकालना। कैसे निकालेंगे सर, हाँ बोलो कैसे निकालेंगे सर? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ना, ओरिजिनल फॉर्मेट उसको लिख दो पहले। चलो ठीक है, तुमने बोला हमने लिख दिया, सिग्मा √2 पाई e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। अब क्या करो सर, अब कंपेयर करो ना सर, अभी ये क्वेश्चन के हिसाब से आप जरा नोटिस करोगे तो सिग्मा की जगह पे 4 है, तो क्या मेरा सिग्मा 4 हो गया? हाँ मेरा सिग्मा 4 हो गया। और ये म्यू के जगह पे 10 है, तो क्या मेरा म्यू 10 हो गया? हाँ 10 हो गया, तो लिख दो यहां पे 4/10 इंटू 100। सर इतना, हाँ आ सकता है एग्जाम में, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, सेकेंड, व्हाट इज द फर्स्ट, ओह टिक करना रह गया, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहली बात तो क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1, प्रॉपर्टीज में आ जाओ, Q1 ये देखो, मैंने कहा था ना तुमको याद रखना पड़ेगा, आ गया, ये Q1 और ये Q2, ओ वो Q2 है कि Q3 है? Q2 ही होगा, Q3 है वो,
मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ये Q3 है, ठीक है ना, Q2 नहीं है, वो मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, इट शुड बी Q3। Q3 कर देना इसको प्लीज, मेरे से मिस्टेक हो गई एक टाइपिंग के वक्त, Q2 लिख दिया गया, Q3 होना। चलो खैर ठीक है, आ जाओ यहां पे क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछ रहे हैं वो लोग, अपने को बताना है फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब Q1 विच इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। पता है क्या तुमको म्यू क्या है? गिवन नहीं है सर, सिग्मा गिवन नहीं है सर, लेकिन एक जादू गिवन है। क्या हमको सर ये फंक्शन दे रखा है, तो क्या फंक्शन से म्यू और सिग्मा निकलेगा? यस सर, फंक्शन लिख लेते हैं। हाँ, 1/√72 पाई e टू द पावर माइनस x माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन 72। सर म्यू तो 10 हो गया, ये बात पता है पक्का अपने को, म्यू इक्वल टू 10 हो गया। अब सिग्मा क्या है? ओरिजिनल फंक्शन लिख लो सर एक बार पहले, उससे कंपेयर करते आएगा। वन अपॉन सिग्मा 2 पाई √2 पाई e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो बताओ यहां पे तो 72 है, 72 को मेरे को पहले स्प्लिट करना पड़ेगा, तो मैं इसको और अच्छे से लिखता हूं, 1/2 पाई। अब बचा कितना? 36 है ना, ये ओरिजिनल फॉर्मेट में का 2 पाई आ गया, और ये आ गया 36 जो एक्सेस था। उसी प्रकार से e टू द पावर माइनस x माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन 72 को मैं लिख दूंगा 36 इंटू 2, ये आ गया ओरिजिनल प्रकार से, ये 2 यहां पे आ गया। अब ये 36 है रूट के अंदर, तो ये बाहर जब जाएगा तब क्या हो जाएगा? 6√2 पाई, बाकी e टू द पावर तो सेम एज इट इज, आएगा ये यहां पे। और ये सिग्मा स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा क्या है अपना? 6 है, यहां पे 6 है, आ गया सर, सिग्मा 6 आ गया। तो बस कुछ नहीं बच्चों, वैल्यू पुटअप कर दो, 10 माइनस 0.675 इंटू 6 तुम्हारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 5.95। तुम्हारा कैलकुलेशन आ जाएगा 5.95। इसको मैं अच्छे से लिखूं फिर से, इसको अच्छे से लिख देता हूं। चलो आ जाओ यहां पे, Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू इज 10, 0.675 इंटू 6, यह आएगा 10 माइनस 4.05, यह आ जाएगा 5.95। सर ये एग्जाम में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं सर, हमको कैसे करना है? कुछ तो शर्म करो। चलो, इफ 2 क्वार्टाइल्स ऑफ n, अब ये n दे दिया है, मतलब कौन सा हो गया? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल हो गया, ठीक है ना, बताया था, कल ही बताया था। ये नोटेशन 0,1 के फॉर्म में नोटेशन लिखा है अपन ने, ये 0 मतलब अपना म्यू था और 1 मतलब सिग्मा था। ठीक है, यहां पे आ जाओ, 14 and 25.4, Q1 गिवन है 14.6, Q2 गिवन है 25, Q3 ये Q1 है, ये Q3 है रिस्पेक्टिव। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? निकालना क्या है? सिग्मा। सर बड़ा ही सिंपल सा सवाल है तो, हाँ बड़ा ही सिंपल सा सवाल, करके तो दिखाओ, करने के टाइम पे तो हवा निकल जाती तुम्हारी। थर्ड, Q1 is equal to 14.6, Q1 is equal to 14.6 and Q2 is equal to, एक मिनट, Q2 क्या है? $25.4, 15 नहीं, 25.4। Q1 का फॉर्मूला क्या है? म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू प्लस, ये यार ये Q2 क्यों लिख रहा हूं मैं, Q3 है, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। मैं ऐड कर लेता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू और ये आ जाएगा 0.30, आ गया क्या? 30 आएगा।
5, अरे 40 आएगा, 40 आएगा। Therefore म्यू इज इक्वल्स टू 20 आ गया, म्यू 20 आ गया तो मेरे से Q1 के द्वारा, Q1 लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, Q1 14.6 इज इक्वल टू 20 माइनस 0.675 सिग्मा, अपने को निकालना है सिग्मा, तो therefore ये 34.6 कहां होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या होगा मेरा 0.675 सिग्मा इज इक्वल्स टू 20 माइनस 14.6 विच विल गिव यू, ये पूरा तुमको कैलकुलेट करने के बाद में मिल जाएगा सिग्मा इक्वल टू 8, सिग्मा इक्वल टू 8 मिलेगा, सिग्मा इक्वल टू 8 मिलेगा, ठीक है। तुम Q3 भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, तुम्हारा आंसर यही आएगा, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेना लगे तो मेरे आंसर को, और कुछ कैलकुलेशन एरर होगी तो मेक दैट करेक्ट। ओके, 20 माइनस 14.6 डिवाइडेड बाय 0.675, एक्यूरेटली 8 आता है आंसर। चलो सही है, सब सही है, क्या बात है, मजा आ गया यार, मतलब इतना आनंद तो कभी नहीं आया होगा जीवन में। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न पे आ जाओ। इफ द मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? अरे भाई ये तो बहुत ही चिल्लर सा क्वेश्चन है यार। मीन डेविएशन कितना गिवन है तुमको? 16। तुमको पूछा क्या गया है? क्वार्टाइल डेविएशन। आ जाओ प्रॉपर्टी पे। सर क्या बात कर रहे हो सर, प्रॉपर्टी से ही है क्या पूरा गेम? यस, देखो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स सिग्मा। तुमको पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन कि क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू 0.675 टाइम्स सिग्मा। दिख रहा है क्या, नजर आया क्या? तो पहले मीन डेविएशन से सिग्मा निकाल लेंगे और फिर सिग्मा की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन मिलेगा। ठीक है, तो चलो मीन डेविएशन ये 16 गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.675 टाइम्स सिग्मा। ठीक है, तो बट मीन डेविएशन इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू 0.8 इंटू सिग्मा therefore sigma is equal to 20, sigma is equals to 20 क्योंकि ये 0.8 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। 0.8 मतलब 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा, वो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। 16 इंटू 10 160 डिवाइडेड बाय इट इज 20, therefore quartile deviation is equal to 20 into 675.675, 20 into 0.675 will give you 13.5। ये बहुत फास्ट कर रहा हूं मैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है स्लो करने का, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज के ऊपर है, कल भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, हर बार कहते रहूंगा। प्रॉपर्टीज नहीं याद कुछ नहीं आता, प्रॉपर्टीज याद पूरा चैप्टर हो गया। इफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ ए नॉर्मल कर्व आर 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। सी इन्फ्लेक्शन है, इसका मतलब क्या है पता है क्या? इन्फ्लेक्शन यानी बढ़ रहा है, वो पॉइंट पे बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब इंक्रीजिंग वाला एरिया जो होता है, इंक्रीजिंग वाला जो रीजन होता है वो होता है तुम्हारा इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और इन्फ्लेक्शन वाला पार्ट जो है वो ये है। और देखो ये वाला जो रीजन है, ये दो रीजन क्या है? म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। तो जो इन्फ्लेक्शन वाला पार्ट होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। सॉरी, सवाल किधर है? 5वां सवाल। और वो अपने को गिवन है, म्यू माइनस सिग्मा इज गिवन 40, म्यू प्लस सिग्मा इज गिवन 60, देन इट्स मीन डेविएशन इज, क्या सवाल पूछा है? मीन डेविएशन। चलो 5वां नीचे कर लेंगे अब अपन, अब से नीचे आ जाओ। पांचवा थोड़ा बोल्ड ले लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है। म्यू माइनस सिग्मा इज गिवन टू यू एज 40, म्यू प्लस सिग्मा इज गिवन टू यू एज 60। समझा क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट समझा और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया? जो म्यू माइनस सिग्मा और जो कर्व में म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा जहां पे टच होता है दैट इज योर इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट। कम ज्यादा, हाईएस्ट जहां से बढ़ रहा है और जहां पे कम हो रहा है, इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। उसका तुमको आंसर गिवन है। मैं अगर दोनों को ऐड कर दूंगा, अगेन सिग्मा गेट्स कैंसल, 2 म्यू इक्वल टू 100,
म्यू इज इक्वल टू 50 है. व्हाट आई नीड टू फाइंड इज मीन डेविएशन. What I need to find is mean deviation which is equal to 0.8 times sigma. Again प्रॉपर्टी नहीं याद तो कुछ नहीं हो सकता. चलो क्या ठीक है, म्यू की वैल्यू में यहां पे पुटअप करता हूं और निकाल लेता हूं सिग्मा. तो दिस विल इंप्लाई 50 माइनस सिग्मा इक्वल टू 40. दिस इंप्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू 10. मीन डेविएशन इज इक्वल टू 8. भाई आया क्या समझ में? आ रही है बात तुम्हारे खोपड़ी में? नहीं आ रही होगी तो डालो, बहुत महत्व की बात है ये. ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे. क्वेश्चन नंबर 6वां. सर होमवर्क वाला कुछ रहेगा क्या इसमें? देखते हैं आगे चल के कुछ देने लायक होगा तो, नहीं तो सारा मैं ही सॉल्व करके दूंगा. ठीक है, सारा मैं ही सॉल्व करके दूंगा. ये तो अच्छे से ध्यान देके समझे फिर सॉल्व करो. ठीक है, पहले देख लो, अपने कॉपी में कॉपी कर लो, अपने रजिस्टर में, अपने बुक में, अपने जो तुम्हारा जहां पे भी तुम लिख रहे हो वहां पे लिख लो अच्छे से. और फिर बाद में विनती है तुमसे, विनती कि यही सारे क्वेश्चन, यही सारे प्रश्न दोबारा बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर आ गया बस खत्म. इतने ही करो, एग्जाम में तुम्हारा ये चैप्टर से क्वेश्चन बन जाएगा, पक्की बात. थोड़े बहुत है जो मॉड्यूल के फिर तुम वो कर लेना. ठीक है ना. मैं हमेशा बोलता हूं कि पूरा 100% मॉड्यूल यहाँ पे कवर नहीं होता है, पर 90% 80% तो कवर हो ही जाता है. बच्चे भी कुछ जो है वो तुम खुद से कर सकते हो. ठीक है ना, कर लोगे उतना, मेरे को तुम पे भरोसा है. ठीक है, वेरी गुड. इफ क्वार्टल डेविएशन, 6th पे आ जाओ. इफ क्वार्टल डेविएशन ऑफ द नॉर्मल कर्व इज 0.5, क्यूडी तुमको गिवन है ये, देन इट्स मीन डेविएशन इज. चलो ठीक है, 6वां तो तुम कर सकते हो होमवर्क. 6वां करने का कुछ जरूरत नहीं है, 6वां तुम कर लोगे. एक बार मैं देख लेता हूं इसका, मेरे पास में सॉल्यूशन मैंने सॉल्व किया है. ये तुम कर सकते हो. और अगर तुमको ऐसा भी नहीं जम रहा है तो मैं तुमको एक बात बता देता हूं, हिंट. रेशियो वाला पॉइंट जो है इसका, रेशियो वाला पॉइंट, उसको यूज करो. रेशियो वाले पॉइंट का इस्तेमाल करके भी तुम निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको क्वार्टल डेविएशन 4.05 गिवन है. क्वार्टल डेविएशन 0.45 गिवन है. तुमको क्वार्टल डेविएशन और मीन डेविएशन का डायरेक्ट रिलेशन दे दूं क्या? एक वो है ना, एक ऐसी है, वो थोड़ा सॉल्व करते करते बन गया है वो. मीन डेविएशन इज इक्वल टू 12/10 क्वार्टल डेविएशन. ये याद रख लो बस, इससे काम बन जाएगा. ठीक है, चलो होमवर्क दे दिया. 7वां प्रश्न. सातवां है ना? हाँ चलो. इफ फर्स्ट क्वार्टर एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कह रहे हैं वो लोग. ठीक है, ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 13.25 and 8. 13.25 and 8. Then the mode of the distribution is. भाई मेरे को बताओ, मोड मीडियन सब एक जैसा होता है ना? Q1 और मीन डेविएशन MD तुमको गिवन है. ठीक है, तुम को मोड पूछा गया है, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे इसको? Q1 के थ्रू तुम एक तो म्यू निकाल लो. ठीक है, सिग्मा कैसे निकलेगा? मीन डेविएशन गिवन है ना भाई 8, तो सिग्मा कितना हो गया 10. सिग्मा कितना हो गया 10. कैसे सर? जब मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 इंटू सिग्मा होता है, तब मीन डेविएशन का आंसर यहाँ पे 8 गिवन है, मतलब सिग्मा अपना 10 होगा सर. बहुत सही बात. तो यहाँ पे सिग्मा की पुटअप करो वैल्यू. क्वार्टल डेविएशन फर्स्ट तुमको पता है, क्वार्टल पता है तुमको फर्स्ट 13.25, वैल्यू पुटअप करो, तुमको मीन मिल जाएगा. जैसे ही तुमको मिल गया, पॉइंट है एक अपना प्रॉपर्टी का, मीन मीडियन मोड आर इक्वल. मीन मीडियन मोड आर इक्वल. मीन मीडियन मोड आर इक्वल. मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड होता है.
तुमको मीन मिल गया तो तुमको मीडियन मिल गया तो तुमको मोड मिल गया। सवाल में क्या पूछा था? हाँ, सवाल में पूछा था मोड। यार ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था। ये आठवें पे आ जाओ। चलो अभी if the area of the standard normal curve between z0 to z1 is 0.3413 then the value of phi of 1 is, phi of 1 क्या होता है? phi of 1 होता क्या है? इसका कभी अपन ने चर्चा किया नहीं ना, तो 2 मिनट में तुमको मैं पहले phi क्या होता है ये बता देता हूं। phi एक फंक्शन है। जब भी कभी ऐसा phi ऑफ आ गया या कभी ऑफ के टाइम में और यहाँ पे कोई भी एक लेटर आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, फाई आ गया, इसको साई बोलते हैं, देन ये रीड किया जाता है फंक्शन। ये सारे क्या हो गए? फंक्शन हो गए। तो ये फाई फंक्शन के बारे में मैं तुमको फटाक से एक जानकारी दे देता हूं और फिर अपन मूव ऑन करेंगे वो क्वेश्चन पे। देखो फाई क्या है? फाई ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, इसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बोला जाता है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और उन्होंने अपने को बोला है कि फाई ऑफ जीरो इज नथिंग बट इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। मतलब क्या? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 0 तक के, माइनस इंफिनिटी से 0 तक के का पार्ट अगर फाई 0 होता है तो फाई 1 क्या होगा? फाई ऑफ 1 क्या होगा? 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, अरे सॉरी 0 से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, मतलब 1 तक के कंसिडर करना है ना अपने को। 1 तक क्या आएगा फिर वो, तो कहां तक क्या आ जाएगा? वो 1 तक क्या आ जाएगा और फिर अपने को अकॉर्डिंगली उसका आंसर मिलेगा। अपने को अकॉर्डिंगली क्या मिलेगा? उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपने आप देख सकते हो। कहाँ पे देख सकते हो आप? ये देखो यहाँ पे। मॉड्यूल के एग्जांपल्स के थ्रू अपन नहीं जाने वाले। मॉड्यूल की टेक्निक अलग है, अपनी टेक्निक अलग है, ठीक है ना। उनके एग्जांपल्स के थ्रू अपन बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, ठीक है। मैं तुमको वो बात बता देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे सर मॉड्यूल में तो बहुत अलग किया था, आपने बहुत अलग किया। मैं उनकी टेक्निक फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी टेक्निक ही फॉलो कर रहा हूं। तो आप भी मेरी टेक्निक ही फॉलो करो, दैट इज मोर सिंपल, ठीक है। देखो 17.26 कहां है? 17.26, हाँ ठीक है, वो जाने दो। हाँ यहाँ पे ये ठीक है। देखो P ऑफ Z लेस देन इक्वल टू 1 रहा, तब उसने ले लिया फाई ऑफ 1। मतलब क्या? अगर P ऑफ Z या P ऑफ X लेस देन इक्वल टू 0 रहा तो वी कैन राइट फाई ऑफ 0। P ऑफ X लेस देन इक्वल टू 1 रहा तो वी कैन राइट फाई ऑफ 1। वैसी फाई ऑफ 2, वैसी फाई ऑफ 3, वैसा चलेगा। और फाई ऑफ 1 की वैल्यू इज नथिंग बट, अब मैं तुमको बता देता हूं फाई ऑफ 1 की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अपना वो टेबल कहां गया? 0.84। 0.84 देखो तुमको कहां दिखता है? ओफो, ये नीचे का टेबल मैंने डिलीट कर दिया क्या? ओके, मैंने नीचे का टेबल डिलीट कर दिया एक्चुअली। वो नीचे का टेबल डिलीट होने की वजह से वी कैन नॉट सी द वैल्यू एनीवेज, बट उसका वैल्यू रहेगा 0.84। क्या रहेगा? 0.84। 17.26 में एक बार सर्च कर लेता हूं। हाँ तो देखो आ गया। चलो वो टेबल में नहीं है तो अपन उसको कैलकुलेट कर लेंगे। खैर वो टेबल में नहीं है ना। चलो अपने को एक बात पता है। क्या पता है सर? कि यहां पे फाई ऑफ 1 का सवाल पूछा है, लेकिन फाई ऑफ 0 इज हाउ मच? 0.5। लेकिन कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से 0। तो मैं एक बार अपन ने अपने यहां पे नोट्स में लिख लेते अपन, ठीक है ना। तुम्हारे पास में यहां पे जगह होगी तो इसमें लिख दो पॉइंट नंबर 16, फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू एरिया फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0 विच इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 0.5। और अपने को पूछा है फाई ऑफ 1। फाई ऑफ 1 पूछा है ना अपने को, तो मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये आ गया सेंटर वाला पॉइंट। ये आ गया सेंटर। यहां पे हो गया z इक्वल टू 0। इधर का इतना पूरा रीजन तुम्हारा क्या है? 0.5 एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? फाई ऑफ 0। क्या है? फाई ऑफ 0।
और ये है z इक्वल टू 1, ये है तुम्हारा z इक्वल टू 1, और तुमको पूछ रहे फाई ऑफ 1, मतलब फाई ऑफ 1 z, अगर फाई ऑफ 0 यहां तक के तो फाई ऑफ 1 कहां तक के होगा, यहां तक के होगा। बराबर, अपना क्वेश्चन चालू हो गया है 8वां, ठीक है ना। फाई ऑफ 1 क्या है वो ठीक है, फाई ऑफ 1 तो अपने को निकालना है, लेकिन फाई क्या है, ये फाई ऑफ जो है ये क्या है, इट इज ए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एंड इट इज नथिंग बट p ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। फाई ऑफ x को मेरे को लिखना है तो इट इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू x। ये x में क्या होगा, ये वैल्यूज आएगी x में, ये वैल्यूज x इक्वल टू म्यू होता है ना, और ये इसके बराबर होता है। यहां पे x इक्वल टू समथिंग होगा, यहां पे x इक्वल टू समथिंग होगा, यहां पे x इक्वल टू समथिंग होगा, ठीक है ना, वो यहां पे पुटअप होता है, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूं फाई ऑफ x, ये लिखा गया गलत है, फाई ऑफ x इट इज नथिंग बट इक्वल टू p ऑफ x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। और उसको सवाल को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो अपने को फाई ऑफ 0 मालूम है हमेशा 0.5 है। अगर मेरे को फाई ऑफ 1 पूछते हो लोग तो क्या रहेगा, देखो यहां तक के का मेरा 0.5 है और मेरे को पूछा गया है यहां तक के का, यहां से यहां तक के का, मतलब माइनस इंफिनिटी टू 1 तक के का। मेरे को एक बात पता है, माइनस इंफिनिटी टू 1 तक के का आंसर है 0.5, यहां पे 0 तक के का। मेरे को उसके एक कदम आगे का चाहिए, मेरे को उसके एक कदम आगे का चाहिए, और वो भी कहां से कहां तक, Z0 से Z1 तक। और मैंने अभी तुमको बोला, और मैंने तुमको अभी एक चीज बोली, बहुत खिचड़ी हो गई है यहां पे, इसको सबको मिटा देता हूं मैं। ये Z इक्वल टू 0 है, ये Z इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। अपने को इधर तक के का रीजन चाहिए, और ये रीजन क्या है, Z0 से Z1 है, और Z0 से Z1 का एरिया कितना है देख लो एक बार, 3413 आ गया। मतलब फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.5, मतलब फाई ऑफ 0 प्लस, मतलब फाई ऑफ 0 ये क्या है, फाई ऑफ 0 प्लस Z0 टू Z1 विच इज व्हाट, Z0 से Z1 क्या है 0.3413 एंड इसका आंसर आ गया तुम्हारा 0.8413 फाई ऑफ 1। डायरेक्टली नहीं निकला, कैसे किया तो पहले देख लो, अच्छे से समझ लो, आगे सब अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो क्या बोला था सर ने, वो याद रखो, ग्राफ के बिना होगा नहीं, एरियाज तुमको पता होने चाहिए कौन से क्या है, बिना एरिया के वी कैन नॉट सॉल्व, ठीक है ना। जैसे अपन ने यहाँ पे अभी एरिया देखा तभी अपना सॉल्व हुआ, एल्स वो सॉल्व होता नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, चलो देख लो एक बार, फाइनल बार देख लो क्या बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है। ये पूरा ही मिटा देते हैं, ठीक है, मिट गया। हाँ तो देखो ये z इक्वल टू तुम्हारा 0 हो गया, अपने को फाई ऑफ 0 पता है, दैट इज इक्वल टू इतना पोर्शन पूरा 0.5। मैंने यहां पे स्टॉप नहीं किया क्योंकि वो यहां पे इनफाइनाइट की तरफ है, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, और यहां पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ है। और अपने को पता है Z1, अपने को यहां पे पता चल चुका है, Z1 अपने पास में है, ये मेरा Z1 आएगा यहां पे, मैं थोड़ा जूम करके अच्छे से लिखता हूं, ये मेरा Z0 है और ये मेरा Z1 है। मेरे पास इतना एरिया है और मेरे को इतना रीजन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को Z0 टू Z1 का कितना एरिया है पहले वो पता करना है, क्योंकि मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है फाई ऑफ 1 निकालना। फाई ऑफ 1 निकालना यानी क्या, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक के का रीजन निकालना, पूरा प्रोबेबिलिटी एरिया क्या निकालना है मेरे को, एरिया बीनीथ द कर्व फ्रॉम दिस पार्ट, मतलब दिस पार्ट यानी इंफिनिटी से लेके, ठीक है ना, इंफिनिटी से लेके इतना मेरे को निकालना है। लेकिन मेरे पास में ये इतना ब्लू पार्ट है और अब मेरे को इतने की पार्ट की जरूरत है, और ये वाला पार्ट अगर मेरे को मिल गया और ये वाला पार्ट, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, क्योंकि फाई ऑफ 1
will be equal to phi of 1 will be equal to phi of 0 plus z0 to z1. phi of 0 we know 0.5, लेकिन z0 to z1 ये बायोमेट्रिक का टेबल देखो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो और उसके थ्रू आंसर निकालो 3. तो ये मेरा आ गया 0.3413, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया phi of 1 इज इक्वल टू 8, मतलब 0.8413. समझ में आई बात? कैसे सॉल्व किया? यस सर, वेरी गुड. फाई क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव ये होता है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. और हमेशा याद रखो phi of 1 0.84, ये भी एक छोटा सा याद रख लेना. मतलब क्या क्या याद रखो कि z0 to 1, z0 to 2, phi of 0, phi of 1, इतनी सारी चीजें तुमको याद रखनी है बस, बाकी तो तुम कर लोगे. ठीक है, आगे बात ध्यान में. नौवा, ओहो नौवा बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है. इफ x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू 50 है, सिग्मा 10 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 60, x ग्रेटर देन डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 50. नौवा क्वेश्चन मैं यहीं पे ले रहा हूं. नौवा क्वेश्चन मैं कहां पे ले रहा हूं? यहीं पे ले रहा हूं. ठीक है, चलो आ जाओ 9वें क्वेश्चन पे. ठीक है, वो मतलब आगे के 4 ही बचे क्या? 1 2 3 4, क्या बात है. ये जो तुमको पूछा गया है सवाल में, तुमको पहले म्यू गिवन है, वो मैं लिखता हूं 50. तुमको सिग्मा गिवन है, वो मैं लिख लेता हूं 10. तुमको पूछा गया है p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 60 अपॉन x ग्रेटर देन 50. अब जरा ध्यान दोगे तो ये जो टाइप के प्रोबेबिलिटीज है, दिस इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इसको बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. एंड इसका फॉर्मूला इज p ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय p ऑफ b, डिवाइडेड बाय p ऑफ b. तो उस हिसाब से मेरा ये a है और ये मेरा b है, तो मैं लेता हूं p ऑफ a इंटरसेक्शन b. a क्या है? x लेस देन इक्वल टू 60 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 50 डिवाइडेड बाय p ऑफ b, मतलब ये तो b तो वैसे ही है, x ग्रेटर देन 50. अब मेरे को एक बात बताओ, ये इंटरवल जिसमें x ग्रेटर देन 60 रहेगा और ग्रेटर देन 50 रहेगा, ऐसा कौन सा इंटरवल है? ऐसा कैसा इंटरवल है? उसमें की कॉमन पॉइंट्स क्या है? 50 के आगे सारे और 60 के भी बाद के सारे, मतलब 51 से लेके आगे तक, इनफाइनाइट तक. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? p ऑफ 50 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 60. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन इज 51 से आगे सारे, और यहां पे भी तो 51 से सारे आगे आ रहे हैं, बराबर. डिवाइडेड बाय p ऑफ x ग्रेटर देन 50. अभी मेरे को एक बात बताओ, एक बात याद करो, इस सेशन का सबसे पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है ऐसे फंक्शन की, तो क्या यूज होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है मतलब क्या? अपने को पहले z निकालना पड़ेगा, मतलब अपने को ग्राफ निकालना पड़ेगा. चलो पहले ग्राफ निकाल लेते हैं अपन. सर बिना ग्राफ के नहीं होगा क्या? नहीं यार, बिना ग्राफ के तो नहीं होगा. ठीक है, ये आ गया यहाँ पे ग्राफ, ये आ गया मेरा सेंटर. और सेंटर क्या है? x इक्वल टू म्यू विच इज इक्वल टू 50. कैसे पता चला? गिवन है बॉस, कुछ नई बात नहीं की मैंने. ठीक है ना. अब x 50 से ज्यादा है लेकिन 60 या 60 से कम है. अब x 50 से ज्यादा है इस तरफ लेकिन 60 से कम है, तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं 60. ठीक है, मैं यहां पे निकाल लेता हूं 60. ये हो गया मेरा 60. ठीक बात.
ये क्या है, z इक्वल टू 0 है, ये z इक्वल टू 0। यहां पे क्या z की वैल्यू आ रही है मेरे को वो निकालना है। गलती से आंसर लिख दिया। यहां पे z की क्या वैल्यू आ रही है मेरे को वो लिखना है, और फिर बाद में मैं इसके अंडर का रीजन का एरिया पता कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, और फिर बाद में मैं मेरा कैलकुलेशन पे मूव ऑन करूंगा, फिर मैं मेरा कैलकुलेशन पे मूव ऑन करूंगा। तो पहले z कैसे निकालेंगे सर? z का निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो अगर मेरा x 50 है, अगर मेरा क्यों मेरा x 50 है, क्योंकि 50 और 60 के बीच में है ना, तो मेरे पास में x 2 है, एक तो 50 है और दूसरा क्या है 60 है, इसलिए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आया। तो जब मेरा x 50 होगा, फॉर x इक्वल टू मैं 50 ले लेता हूं, मैं x इक्वल टू 50 ले लेता हूं। यार 50 छोड़ो ना, मेरे को 50 से क्या काम है, मेरे को डायरेक्ट 60 लेना है। क्यों पता है क्या? क्योंकि 50 के आगे है ना सारा डेटा, मतलब इधर का रीजन ही नहीं है, तो जब इधर का रीजन ही नहीं है तो मैं वो लूंगा ही नहीं। और 50 इसलिए भी नहीं लेना है क्योंकि देखो 60 का बोला है ना, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 60, तो मैं 60 ले लेता हूं। x अगर मेरा 60 है तो z क्या होगा, 60 माइनस 50 अपॉन 10, या क्या 1, मतलब x जब 60 होगा तब z कितना होगा, 1 होगा। और वो भी बात है कि 50 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अपने को 50 पे पता है z 0 है, अपने को 50 पे पता है z 0 है। x जब 50 होगा तब अपना z 0 होगा, तुम कैलकुलेट कर लो, यहां पे 50 डालो, 50 माइनस 50 0 अपॉन 10 0 आ गया। अपने को 60 के लिए z की वैल्यू कितनी है वो चेक करना है, तो मैंने x 60 डाला, मेरे को z 1 मिला। और अब मेरे को पता है इसका रीजन का एरिया, जीरो पॉइंट 3, अरे नहीं कितना था यार, भूल गया मैं, 3413, देखो Z021 देखो 3413 कहां गया, 3413, ये 34, ये 1 और ये 3 आ गया। मतलब मेरा Z0 to Z1 निकल गया। तो मतलब क्या कि मतलब मेरा ये निकल गया, मतलब P ऑफ 50 और 50 से लेस देन 60, ये इसी का मतलब होता है Z0 to 1। क्यों? क्योंकि 50 पे Z0 है और 60 पे Z1 है, देखो, और वो मेरे को मिल गया 0.3413 डिवाइडेड बाय। अब मेरे को बताओ P ऑफ x ग्रेटर देन 50, 50 यहां पर है और ग्रेटर देन 50 मतलब ये रीजन पूरा यहां तक के इनफाइनाइट तक के कितना है, 0.5 है ना, 0.5। आंसर आ गया क्या? हाँ आंसर आ गया। तो तुम्हारा 9th का आंसर आ गया 0.6826। इसका आंसर क्या है, 0.6826। वो प्रोबेबिलिटी जो इनके बीच में लाई करती है इज नथिंग बट ये। कैसे निकाला, एक और बार बता देता हूं मैं कैसे निकाला। मैंने पहले तो म्यू के भरोसे पे निकाल लिया Z0, फिर बाद में मैंने ये वाले 60 के लिए Z की क्या कीमत है वो निकाली, और उसको मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देख के ये एरिया निकाल लिया। ये एरिया जैसे ही मेरा निकल गया, ये तुमको क्लियर नजर आ रहा था ना, ये एरिया जैसे मैंने निकाल लिया मेरे को एक पता चल गया। ठीक है, आई बात समझ में? और तुमको एक बात पता है क्या, कल मैंने एक बात यहां पे लिखाई भी थी। तुम बोलोगे सर आपने P ऑफ 50 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 60 में क्यों Z0 to 1 की वैल्यू लिखी? इसलिए लिखी क्योंकि तुम यहां पे अगर कल की जगह पे एक जगह पे नोटिस करोगे, और मैंने क्या बोला था, लिमिटिंग पॉइंट, लिमिटिंग एरिया A और B 0 और 1, ये वो लिमिटिंग एरिया होगा।
under which the standard numerical will represent the probability that z will lie between a and b. Z will lie between a and b and it is denoted by p of a less than equal to z less than equal to b. सब कल के लेक्चर में तुमको पता है, पिछले लेक्चर में, और बस तुमको यहां पे डालना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब बच्चे में जो 4 एग्जाम्पल है अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी।